बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में सेक्स एजुकेशन पर एक विवादास्पद बयान दे दिया। इसे लेकर कह सकते हैं कि उनकी चौतरफा आलोचना की जा रही है। यहाँ तक कि अमेरिका की एक गायिका हैं मैरी मेलबर्न, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के बयान की आलोचना की है और कहा है कि समय आ चुका है कि अब नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो भारत की नागरिक होती तो बिहार जाती और वहां से नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ती। और इसी के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। कहा है कि वो भारत अमेरिका रिश्तों और वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए बेस्ट नेता हैं। गायिका मेलबर्न अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक हैं। अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर उन्होंने नीतीश कुमार के बयान पर कहा है कि बिहार में महिला मूल्यों को चुनौती दी गई है और मुझे लगता है कि इस चुनौती का एक ही जवाब हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद मेरा मानना है कि किसी ताकतवर महिला को सामने आना चाहिए और नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि भारत में शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने गायिका मेलबर्न के बयान की आलोचना की है। वहीं नीतीश कुमार ने माफी भी मांग ली है, लेकिन फिर भी उनके बयान की निंदा जारी है। कहा जा रहा है कि महिलाओं के प्रति कुपोषित मानसिकता का नीतीश बाबू ने परिचय दिया है। हालांकि उन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की और बिहार में इसीलिए उन्हें महिलाओं के बीच एक लोकप्रिय नेता भी माना जाता रहा है। इसे लेकर इंडिया गठबंधन की महिला नेताओं ने आलोचना क्यों नहीं की, ये कुछ सवाल जो है विरोधी उठा रहे हैं। नीतीश के बयान राजनीतिक इसका इस्तेमाल होने लगा है, इसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। पर सवाल यह है कि महिलाओं का सम्मान क्या उन्हें सेक्स एजुकेशन से दूर रखकर ही किया जा सकता है? जो संदेश नीतीश ने दिया है कि पढ़ी लिखी महिला किस कदर परिवार नियोजन में सकारात्मक भूमिका निभाती है, क्या इसे सही नहीं कहा जाना चाहिए या फिर इस पर पर्दा ही डाले रखना चाहिए? बेशक भारत में सभी राज्यों में महिलाओं के साथ घिनौने अपराध करने वाले राजनीतिक संरक्षण में पदों पर बने रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो नीतीश बाबू की माफी भी क्यों काम नहीं आई है और उनके ज्ञान पर उनकी भाषा किस तरह से भारी पड़ रही है, यही आज हमारे जो पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं उनके साथ चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं अंशु नैथानी। अंशु जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्ट्रेट टॉक में। डॉक्टर मेदुषा जुड़ चुकी हैं और जानी मानी शिक्षाविद भी हैं, काफ़ी एक्सप्रेसिव है। महिला इशू ही नहीं बल्कि भारत से संबंधित जितने भी जनहित के मुद्दे हैं सब पर बेबाक होकर टिप्पणी करती रहती हैं। कॉलमिस्ट भी हैं और क्रिएटर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेदुषा जी आपका। और सीनियर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अमिताभ श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं नोएडा से। अमिताभ सर, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आपने समय निकाला। शुरुआत में अंशु जी आपसे करना चाहूँगी। नीतीश बाबू, आप तो पटना रह चुकी हैं, काफ़ी लंबा समय आपने वहाँ पर बिताया है। बिहार में नीतीश बाबू की लोकप्रियता महिलाओं के बीच कितनी ज़्यादा है? आप कई जगह पर आपने इस तरह की बातें की हैं। इसके बाद इस बीच में जब महिलाओं के लिए अपमान की बातें हो रही हैं उनकी तरफ से, उनके मुख से विधानसभा में जो कुछ भी निकला, कितना उन्होंने एक बड़ा पाप कर दिया है कि माफ़ी मांगने के बाद भी उनकी निंदा जारी है। और जो वो बात कहना चाह रहे थे वो बात कहीं ना कहीं इस शोर के बीच दब गई है, जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया। क्या आप मानती हैं कि बात करना ज़रूरी है या फिर उन्होंने जिस तरीके से बात की वो नहीं होनी चाहिए थी विधानसभा में कम से कम? अंशु जी, ये देखिए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था ये, और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने मगर इसे विधानसभा में उठाया वो बहुत ही हल्के तरीके से उठाया। या कह नहीं सकते कि किस तरह से इसे कहा जाए, उनकी जबान फिसल गई। लेकिन जो भी उन्होंने बयान दिया वो किसी भी महिला या कहा जाए कि सभ्य समाज की मर्यादा की जो एक लाइन है उससे बिल्कुल परे है और बिल्कुल अस्वीकार्य है। ये तो उन्होंने विधानसभा में कहा तो उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। अगर उन्होंने इस तरह का बयान विधानसभा के बाहर दिया होता तो वो कानून के दायरे में भी आ सकते थे। बहुत ही एक तरह से क्या कहा जाएगा, महिलाओं के खिलाफ ये बेहद अभद्र अश्लील टिप्पणी थी, मैं यही कह सकती हूँ। लेकिन बात जो आपने की, ये मुद्दा ही बहुत गंभीर था। वो बात कर रहे थे जनसंख्या नियंत्रण की और उसमें महिलाओं की भागीदारी की या योगदान की। तो वो अपने शब्दों को फ्रेम नहीं कर पाए और इस तरह से एक बहुत ही बुरा उन्होंने बयान दिया
जिसने अगर कहा जाए कि उनकी इतने सालों की जो एक इमेज है उसे एक झटके में नुकसान पहुंचा दिया। नीतीश कुमार की जब हम बात करते हैं तो उन्हें काफी गरिमापूर्ण राजनेता के तौर पर उनकी पहचान रही है। वो जो है अपनी जबान संभाल के बात करते हैं, हमेशा ईमान चाहते हैं और इस तरह की टिप्पणियां वो नहीं करते हैं, ये उनके इमेज के साथ है। लेकिन जिस तरह उन्होंने विधानसभा में ये टिप्पणी की, वाकई वो उनके इमेज के भी बिल्कुल विपरीत था। और न केवल इमेज की बात है, आप मुख्यमंत्री होते हुए विधानसभा में किस तरह का अशोभनीय बयान दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। लेकिन दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर ये करूं कि महिलाओं को लेकर उन्होंने राज्य में क्या काम किया है और कितनी लोकप्रियता है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि महिलाओं के बीच में उनकी बहुत ज्यादा लोकप्रियता है, क्योंकि बहुत सी स्कीम्स उन्होंने महिलाओं के लिए चलाई हैं। चाहे वो लड़कियों की बात की जाए, उनकी जब वो स्कूल में एडमिशंस लड़कियों के बहुत कम होते थे, शिक्षा वो नहीं लेती थी, तो उनके लिए पोशाक साइकिल योजना उन्होंने शुरू की, लड़कियों को साइकिल देना शुरू किया और जिसमें लड़कियां बहुत बड़ी संख्या में स्कूल में गई। उसके बाद इतनी स्कीम्स हैं, अगर मैं आपको बताऊं लड़कियों के लिए, कि लड़कियां जब स्कूल में एडमिशन लेती हैं उससे लेकर वो जैसे मैट्रिक करती हैं, क्लास 12 जाती हैं, उसके बाद कॉलेज जाती है, तो हर स्टेप पर उनके लिए छात्रवृत्ति है, पैसा उनको दिया जाता है। उसके अलावा जब उनकी शादी मैं आऊंगी आपके पास वापस। जी अंशु जी, मैं आपके पास आऊंगी। मैं मेदुसा जी से भी समझ लेना चाहती हूँ उनका क्या कहना है। इनका एक मैंने एक्स पर वीडियो भी देखा था जिसमें वो नीतीश को कॉन्ग्रेचुलेट करने की बात कह रही थी। मेदुसा जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, जो वीडियो मैंने आपका देखा कि आप कहते कि नीतीश को तो मुबारकबाद देनी चाहिए बजाय कि उनकी निंदा की जानी चाहिए। मेदुसा जी प्लीज बताएं। जी, मेरा मानना ये है कि ये जो टॉपिक है, जिस मुद्दे पर बात उठी है, उसकी इम्पोर्टेंस मुझे लगता है उनकी टोनालिटी से ज्यादा जरूरी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन किस तरीके से एजुकेशन एंड सेक्स एजुकेशन किस तरीके से वुमेन्स हेल्थ के लिए जरूरी है, महिला स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, मुझे लगता है टोनालिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं उनकी बात को जो कि जिस भी तरीके से उन्होंने कही, उसको मेरा समर्थन प्राप्त है। लेकिन इसके बावजूद भी एक बात जरूर है कि हमें उनकी बात, और अधिकांश लोगों को, हमारे समाज के अधिकांश लोगों को उनकी बातें बुरी लगेंगी, उनकी बातें अपमानजनक लगेंगी, क्योंकि एंड इट इज नॉट हिज फॉल्ट, और इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ पीपल हु फाइंड इट प्रॉब्लमैटिक। ये पूरा दारोमदार, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं पूरे समाज को एज टुगेदर देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे समाज में इन विषयों पर बात करने के लिए, न्यूट्रल तरीके में बात करने के लिए, अगर आप एकेडमिक तरीके से नहीं बात करते हैं, अगर आप पर मेदुसा जी, वहां पर विधानसभा में एक जो विधायक थी बाहर आके रोने लगी, कहने लगी कि जो मेरी जिंदगी का बहुत ही बुरा दिन था। एक विधायक, महिला विधायक एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं और वो बिल्कुल असहज हो गई। तो ऐसे में क्या नीतीश, बिल्कुल ये पॉसिबल है इस तरीके के। जैसे पहली बार मुझे भी याद है कि जब मुझे गाली दी गई थी, जब मुझको ऐसी गालियों का सामना करना पड़ा था, आई वॉज वेरी शॉक्ड, और मुझे लगता था कि ये क्या हो रहा है अचानक से मेरे साथ। एंड इवन हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं, अगर कोई गाली देता है तो बोलता है कि महिला के सामने गाली दे रहा है, हम औरत के सामने गाली दे रहे, लड़की के सामने गाली दे रहे हो। So we have kind of protected our women from this kind of language, but जहां पर लैंग्वेज की बात आती है, this is what I wanted to say, कि हमने हमारी भाषाओं में वो स्पेस नहीं रखा है जिसमें हम ओरिजिनल, हमारी न्यूट्रल लैंग्वेज में इन चीजों के बारे में बात कर सके, सेक्स के बारे में बात कर सके, सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात कर सके, कॉन्ट्रसेप्शन के मेथड के बारे में बात कर सके। तो इसलिए it's not the fault, और it's not ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं कि लोगों को बुरा लगा है, बिल्कुल बुरा लग सकता है। राय है वो बिल्कुल विपरीत है। अंशु जी ने कहा ये अस्वीकार्य है, और मेदुसा जी कहती हैं कि कब तक हम जो है सिर्फ भाषा पर ही फोकस करते रहेंगे, जबकि जिस ज्ञान की बात की जा रही है उस पर बात क्यों ना हो। वो मैसेज जो है वो गुम नहीं होना चाहिए इस भाषा के जो है अभद्र भद्र भाषा के बीच में। अमिताभ जी, आपका क्या कहना है? आप एक पुरुष हैं और इस भारतीय समाज में पुरुषों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि नीतीश बाबू जो कि एक बहुत बड़े नेता हैं, उनको कम से कम विधानसभा के भीतर इस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। ना ही उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि उन्होंने जो ग्राफिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, हैंड मूवमेंट्स का इस्तेमाल किया, इसको लेकर भी उनकी काफ़ी आलोचना की जा रही है। अमिताभ जी। धन्यवाद नेहा जी। देखिए, मुझसे पहले जिन दोनों वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, मेरे ख्याल में दोनों ने अपनी अपने नजरिए से जो बात कही है
उसमें दोनों के हिसाब से ही मतलब उसको देखा जा सकता है कि हाँ उसमें सच्चाई है। जैसे कि अंशु जी ने जो बात कही, मैं उसमें इतनी बात तो जरूर कहूंगा कि भाषा का एक जो पर्पस होता है कि आप किसी चीज को अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज सही तरीके से आपके जो टारगेट ऑडियंस है वहां तक पहुंचे। तो उसके लिए आपको क्या शब्द इस्तेमाल करने हैं, किस तरह का आपको एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना है, इसके प्रति आपको सजग रहना चाहिए। और नीतीश कुमार एक अनुभवी नेता हैं, इसलिए उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो उसको लेकर के सजग रहेंगे। जो आपने ग्राफिक डिस्क्रिप्शन की बात कही, निस्संदेह वो थोड़ा सा असहज करने वाला या अचरज में डालने वाला जरूर है, लेकिन जो बात अभी मेडुसा जी ने कही, मैं उससे ज्यादा सहमत हूं कि आपको ये देखना चाहिए कि असल में आप कहना क्या चाह रहे हैं। कई बार क्या होता है, बहुत लच्छेदार तरीके से कभी बातें, बड़ी अच्छी अच्छी लैंग्वेज में कभी बातें, बहुत शाइस्ता अंदाज में कभी बातें जो होती हैं वो उनके मायने कुछ और होते हैं जी। या उनकी जो लेयर्स के भीतर जो कुछ कहा जाने, जिसको हम बिटवीन द लाइंस कहते हैं, उसमें जो कुछ कहा जाता है उसके कुछ मतलब और निकलते हैं जो दरअसल आप ऊपर की भाषा में नहीं कह रहे होते हैं। तो ये भी चीज है। और हमने ये देखिए, एक चीज हमको ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारे नेता है, यानी नीतीश कुमार जैसे नेता, या मैं बिहार के ही लालू प्रसाद यादव जी को भी ले लूं, तो उनके जैसे लोग जो हैं वो जिस भाषा में कम्युनिकेट करते रहे हैं, हमारा मीडिया, हमारा जो शहरी समाज है, क्योंकि उसकी अपनी एक दृष्टि है, वो एक शहरी दृष्टि से देखता है चीजों को, तो उसका अपना एक तरीका रहा है। आप याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव तो वर्षों तक एक उनका मजाक उड़ाया जाता रहा उनके लैंग्वेज के लिए, उनके स्टाइल के लिए जी। खुद लालू यादव जो भी कुछ कहते थे उसको बहुत सारे लोग इसी वजह से सीरियसली नहीं लेते थे कि उनको लगता था कि लालू यादव जो कह रहे हैं, उसी लैंग्वेज ने उनको एक मास लीडर बनाया था, उस छवि तक पहुंचाया था। बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं, उस लैंग्वेज ने उनको मास लीडर बनाया। लेकिन मास लीडर बनने के बाद जब वो दिल्ली में आए और दिल्ली का जो मीडिया था या जो दिल्ली का समाज था, दिल्ली का जो विश्लेषण करने वाला तबका है, हर चीज का जो विश्लेषण करता है, या जो यहाँ का दर्शक पाठक वर्ग है, उसकी नजर में लालू यादव जोकर थे। आप याद कीजिए उस समय लालू यादव का जो शहरी मध्य वर्ग है वो किस तरह मजाक उड़ाता था। यहाँ तक कि हमारा सिनेमा जो है, सिनेमा ने लालू यादव से मिलते जुलते तमाम कैरेक्टर्स उस समय आप याद कीजिए, वो या तो खलनायक होते थे या हास्य अभिनेता होते थे, या उनका वो हास्य पात्र होते थे। तो उसी तरह का कुछ चीज जो है ये इस प्रकरण में देखने को आ रही। हालांकि मैं फिर भी बात फिर कहूंगा, जो अंशु जी ने बात शुरू में कही थी कि भाषा का संयम होना बहुत आवश्यक है, निस्संदेह। लेकिन भाषा के संयम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश कुमार पर हमले कर रही है, वो बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि भाषा के संयम की सारी जितनी भी परिभाषाएं हो सकती थी, वो सबको तार तार करते हुए पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्षक नेताओं ने जो बहुत बातें कही हैं, जिसमें कि स्वयं प्रधानमंत्री महोदय शामिल है। जो प्रधानमंत्री महोदय रैली में कह रहे थे कि साहब नीतीश कुमार जी ने तो सारी देश की बेइज्जती करा दी, उन्होंने देश की बेइज्जती करा दी। और जिन अमेरिकी गायिका का आपने अभी नाम लिया, आपने वो तो मोदी जी के पैर छू रही थी, उन्होंने तो पैर छुए ना। उनको अंधभक्त कहा जा सकता है कि वो बिहार की भूमि की, बिहार की महिलाओं के बारे में कितना ज्ञान रखती हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सारा कुछ जो है ये दरअसल एक खास नजरिए से, खास तरीके से पेश किया जा रहा है। मैं नीतीश कुमार को ये नहीं कह रहा हूं कि वो उन्होंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कहा। वो चाहते, वो शायद अगर तैयार होते या उनके दिमाग में कोई एक अच्छा मतलब एक अच्छी तैयारी के साथ बोल रहे होते, तो वो शायद बहुत बेहतर ढंग से इस बात को रख सकते थे। बात बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बात महत्वपूर्ण है। और ये बात कम से कम महिलाओं को निश्चित तौर पर उनकी एजुकेशन इस मामले में बहुत जरूरी है कि उनको ये समझ में आए कि हाँ, जो जनसंख्या नियंत्रण का मामला है उसमें उनकी क्या भूमिका है और अपने पतियों को किस तरीके से वो समझा सकती है, महिलाओं का महिलाओं की तरफ से बयान आना, महिला जो नेता है, सांसद है, उनकी तरफ से टिप्पणी आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंशु जी के पास जाना चाहूंगी। अंशु जी, इंडिया अलायंस की एक भी महिला नेता जो है, किसी की सक्रियता नहीं दिखी या किसी की टिप्पणी नहीं आई कि इस तरह के मामले पर कुछ बोला जाना चाहिए समर्थन में, या फिर जो है आप इसके विभिन्न विपरीत दिशा में भी आप कम से कम
स्टेटमेंट तो अवेयरनेस तो दिखनी चाहिए। ये अवेयरनेस ही नदारत दिखती है अंशु जी, कितना जरूरी हो जाता है। बीजेपी की तरफ से खेमे में जो भी महिला नेता है वो आलोचना करेंगी, लेकिन इंडिया अलायंस की जो महिला नेता सांसद है उनकी भी कोई भूमिका है, नगण्य भूमिका। क्या एक्सेप्टेंस मिलेगा जब बात हम खास करके महिला आरक्षण बिल की करते हैं, 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिए जाने की बात करते हैं, ये किस तरह की भूमिका निभाती हुई महिला नेता दिख रही हैं खास करके इंडिया अलायंस की? देखिए, सिर्फ इंडिया अलायंस की बात नहीं है नेहा। अगर मैं बात करूं कि जब जो भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट होता है तो वहां पर ये इस तरह का लैंगिक कहा जाए वो कंपार्टमेंट में अपने आप को नहीं रखता है। यानी कि आप इसको इस तरह के से समझिए कि जब मणिपुर में भी महिलाओं के साथ इतना विभत्स अत्याचार हुआ था, इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी की किसी महिला नेत्री ने उसमें खुलकर कोई बयान नहीं दिया था, क्योंकि वहां पर सिर्फ पॉलिटिक्स देखी जा रही थी कि वो अपने शीर्ष नेताओं को कैसे जो विपक्ष का जो हमला है उससे वो बचाएं, और उसमें वो रणनीति के तौर पे शायद उन्होंने इस तरह के बयान नहीं दिए होंगे। तो वो महिला के तौर पर वो क्या महसूस करती थी इसको उन्होंने नहीं कहा। या फिर दिल्ली में जब महिला पहलवानों के ऊपर पुलिस ने जिस तरीके से बिहेव किया था तो किसी महिला नेता ने नहीं कहा, क्योंकि वो उस समय महिला की तरह शायद ना सोच रहे हो, सिर्फ पॉलिटिकल एसोसिएशन उनकी नजर में ज्यादा हो। तो यही वो मैं इंडिया अलायंस की जो महिला नेता है उनको भी मैं यहाँ सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर के तौर पर ही देखूंगी, ना कि महिला अधिकारों के लिए बात करने वाली। और वो शायद वो सोच रहे हैं कि इससे जो हमारे एक नेता है नीतीश कुमार, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है और वो उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें की तरह जोड़ के देखेंगे। इस डिबेट को तो जो जी अंशु जी, इस डिबेट को तो रख ही सकती हैं आगे, इस डिबेट को जो डिबेट जो भारत समाज की जरूरत है जी। लेकिन ये जो चलन है ये बिल्कुल गलत है और मैं इसको बिल्कुल गलत मानती हूँ। आप पहले महिला हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, आप पॉलिटिकल एसोसिएशन आपका जरूर है, तो लेकिन क्या महिला होने के नाते महिला अधिकारों के बारे में आप नहीं बोलेंगी, या जहां महिलाओं का शोषण हो रहा है उनके साथ आप नहीं खड़ी होंगी बियॉन्ड द पार्टी लाइंस? तो ये तो अगर दोनों ही दल की महिलाएं ऐसा कर रही हैं तो वो ठीक नहीं कर रही। जहां भी महिला की अगर कोई इस तरह की बात आती है उन्हें अपनी बात को खुलकर रखना चाहिए। वो केवल ये ना सोचे ये बोलने से पार्टी लाइन से बाहर चलेंगी तो उनका पद छिन जाएगा। तो यहाँ पर मैं महिलाओं को भी बहुत ज्यादा क्लीन चिट नहीं देना चाहूंगी कि वो अभी अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को ही पहले सामने रख रही है, ना कि महिला हितों को। टॉक सीधे दर्शकों को बिना समय गवाए मैं डॉक्टर मेदुसा के पास लेकर जाना चाहूंगी। डॉक्टर मेदुसा, जिस तरह से एक मैसेज जो देने की कोशिश की गई थी और लैंग्वेज को सभी ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट कहा है, जितने भी पैनलिस्ट हैं, और अगर लैंग्वेज को भी इम्पॉर्टेंट मानते हुए ज्ञान जिसकी ज़रूरत भारतीय समाज को है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2019 के ड्राफ्ट में इसको शामिल किया गया, लेकिन आरएसएस और बाकी जितने हिंदूवादी संगठन हैं उनके विरोध की वजह से इसको 2020 में जब ये सामने आया इसको वहाँ से हटा दिया गया। आखिर भारत में ये जो समाज है, अलग अलग राज्यों में मैं देखती हूँ कि आपत्तियाँ जताई गई, इसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये ऐसे राज्य हैं जो चाहते ही नहीं कि इस शिक्षा को, इस ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाया जाए या फिर जो है सेकेंडरी कक्षाओं तक पहुंचाया जाए। ये कितना ज़रूरी विषय है जिस पर खुलकर बात होनी बहुत ज़रूरी है। बेशक ही जो आप नीतीश कुमार के आचरण पर आलोचना करें, लेकिन वो जो कहना चाहते थे वो तो ज़रूरी है। आप कम से कम, मैं इंडिया अलायंस की महिलाओं से इस तरह की स्टेटमेंट तो अपेक्षा की ही जा सकती थी जिस तरह की स्टेटमेंट आप दे रही हैं। डॉक्टर मेदुसा जी, नेहा जी, मैं इस बारे में, इस विषय में अंशु जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो इंडिया अलायंस की नेत्रियां हैं उनको पहले अपने आप को महिला नेता की ओर से, महिला नेता और महिलाओं की नेता होने में डिफरेंस होता है ना, तो महिलाओं की नेता भी उनको बनना पड़ेगा महिला नेता होने के साथ साथ। एंड दे ऑल्सो एब्सोल्युटली हैव टू, उनको अपनी आवाज उठानी चाहिए जब भी इस तरीके की कोई भी बात निकलती हो। जहां तक सेक्स एजुकेशन की बात है, डेफिनेटली 100% सेक्स एजुकेशन हमारे स्कूल्स में होना चाहिए। और जैसा कि आप कह रही हैं, कई राज्यों से ये आपत्ति उठी थी कि इस तरीके की बातचीत नहीं होनी चाहिए, जो कि एक बहुत ही हम लोगों ने देखा है, वी हैव सीन एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीज जो इस तरीके के कदम उठाते हैं और वहां पे गलतियां होती है, वहां पे चाइल्ड मोर्टालिटी होती है, वहां पे टीनेज प्रेगनेंसीज ज्यादा होती हैं, वहां पे प्रेगनेंसीज आउट ऑफ वेडलॉक ज्यादा होती हैं।
एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। वी हैव सीन द कंडीशन ऑफ अमेरिका का हम लोग कंडीशन देख ही रहे हैं, वहां आज की डेट में महिलाएं अबॉर्शन के राइट्स के लिए लड़ रही हैं विभिन्न स्टेट्स में। सो सेक्स एजुकेशन इज बिकॉज आप चाहे न चाहे, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि बच्चे जब बड़े होने लग जाते हैं प्यूबर्टी के बाद, जब वो अपने बॉडीज को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी सेक्सुअलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं, ये इनएविटेबल है, वो एक्सपेरिमेंट करेंगे ही। और व्हाई नॉट गिव देम उनको एक सेफ स्पेस, एक सेफ समय से जगह क्यों ना दी जाए जिसमें वो इन सारी चीजों के बारे में बात कर सके। अगर वो अपनी बच्चों, अगर बच्चे अपने पेरेंट्स से, जो उनके लिए सबसे ज्यादा सेफ स्पेस होना चाहिए, जिनसे उनको हर जीवन का हर सीख उनको मिलती है, उनके साथ भी अगर ये बातचीत को ना कर सके, उनके पास वो भाषा ना हो, उनके पास वो शब्द ना हो, उनके पास वो लैंग्वेज ना हो, तो डेफिनेटली वो गलत तरीकों से और गलत सोर्सेस से इन बातों को सीखेंगे। देयर विल बी मोर डायर कॉन्सिक्वेंसेस, ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस बुरी हो सकती हैं। आप सेफ स्पेस में उनको वही बात सिखाइए और उनको वही बात समझाइए, क्योंकि आप चाहे ना चाहे बच्चे जैसे बड़े होने लगते हैं, दे विल एक्सप्लोर देयर बॉडीज, दे विल एक्सप्लोर ईच अदर, दे विल वो करेंगे, डेफिनेटली दे विल एंगेज इन सेक्सुअल एंड नॉन सेक्सुअल एक्टिविटी। तो इसको हम रोक नहीं सकते, बांध कर रोक के रखने से जैसे होता है ना कि आप कभी चीज को बांध दो तो वो ज्यादा उफान लेके, जब बांध टूट जाता है तो ज्यादा उफान लेके बाद, तो इस वजह से जैसे आपने कहा कि शुरू में जब आपको गालियों का सामना करना पड़ा तो आपको काफी असहजता, झिझक महसूस होती थी, लेकिन जब हम बराबरी की बात करते हैं तो बहुत सारी इस तरह के बंधनों और इस तरह की असहजता से आगे बढ़ने की कोशिश लगातार की जानी चाहिए। मैं अमिताभ जी के पास जाना चाहूंगी। अमिताभ जी, वो पार्टियां जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात करती है, जो रूढ़िवादिता की बात नहीं करती हैं, कम से कम उन दलों की तरफ से एक भूमिका की अपेक्षा की जाती है, और इसीलिए मैं नीतीश बाबू का फिसलन है, चाहे उनसे कोई गलती होगी, उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन जो मैसेज है उस पर तो खुलकर बात होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव पार्टियों से इसकी अपेक्षा की जाती है। इसको प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया जा रहा है, और इसी बात का फायदा बीजेपी उठा रही है, स्वयं प्रधानमंत्री उठा रहे हैं। हो सकता है नीतीश जी के खिलाफ या फिर इंडिया अलायंस के खिलाफ इसे कल को एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाने शुरू कर दिया जाए, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस है, 5 राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव है। अमिताभ जी, आपने ठीक कहा, आपने जहां अपनी बात खत्म की, दरअसल मसला वही है कि ये जो नीतीश कुमार का बयान था, उसको लेकर के जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है या जिस तरह से प्रतिक्रिया नहीं आई है, दोनों चीजें उसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है जिसको हम चुनावी राजनीति कहते हैं या वोट पॉलिटिक्स कहते हैं। जो लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं आप उनको भी पहचान सकते हैं, और जो चुप हैं आप उनकी चुप्पी में भी उसके मायने खोज सकते हैं कि वो क्यों चुप है। क्योंकि देखिए, जैसा सभी ने कहा यहाँ पर कि इंडिया अलायंस की जो महिला नेता हैं या जो और नेता थे, उनको कम से कम नीतीश कुमार के बारे में, ये बयान के बारे में कहना चाहिए था। कभी उसके जो निहितार्थ हैं वो ज्यादा गंभीर हैं, आप उस पर ऐसे में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से, अमिताभ जी, तेजस्वी यादव की भी स्टेटमेंट मुझे याद आ रही है। तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट पर क्या आप कहना चाहेंगे? उन्होंने तो समर्थन किया, उन्होंने तो नीतीश कुमार को एक तरीके से कहा जाए, जो अगर थोड़ा बहुत बचाव अगर किसी ने किया है तो तेजस्वी यादव ने ही किया है, जिन्होंने कहा कि भाई आप, उनकी जो बात है, उन्होंने सेक्स एजुकेशन की बात कही है, उसकी इंपॉर्टेंस की बात कही है, और आप मतलब उस संदेश को ग्रहण किया जाना चाहिए। देखिए नेहा जी, ये बात अभी जो मनीषा जी कह रही थी, हमारा समाज जिस तरह का है और हमारी चूंकि हमारा पूरा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ढांचा एक ऐसी मनोवृत्ति का है कि हम सेक्स जैसी चीज के बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहते। भले ही हम इस पर हम बड़ा गर्व करते हैं कि साहब हमारे देश ने, हमारी संस्कृति ने देश को, दुनिया को कामा सूत्र दिया है, ठीक है ना, वात्स्यायन हमारे यहाँ से निकले, लेकिन हम जो जैसी जो वो एक वात्स्यायन हमारे यहाँ के एक प्रतीक पुरुष हैं, लेकिन हम सेक्स पर बात नहीं करना चाहते। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम सेक्स गुरु तो हैं, लेकिन ये कि हम अपने समाज में बात नहीं करना चाहते। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं एक हमारा जो विरोधाभास है, हमारे पूरे एक सामाजिक ढांचे का, हमारी अपनी शिक्षा का, हमारे पूरे एक परिवेश का, वो कहीं ना कहीं दिखाता है। राजनीति में भी आप देखें तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, स्कैंडल्स आते हैं सामने, लेकिन कोई उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। ये जो चीजें हैं, आपने जैसा भी खुद ही कहा कि जब इसको शिक्षा नीति से जोड़ने की बात होती तो आरएसएस और बीजेपी, तमाम इन सब लोगों ने विरोध किया। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो लोग हैं वो किस तरह की सोच के लोग हैं। आप देखिए, सिनेमा जो है, अभी हाल में एक फिल्म आई थी, ओ माय गॉड पार्ट 2, जिसका की पूरा कथानक ही था वो एक सेक्स एजुकेशन से जुड़ा हुआ था, जिसमें कि पंकज त्रिपाठी और तमाम सारे कलाकार थे।
उस फिल्म को लेकर के शुरुआत में बहुत विरोध हुआ, मगर उसके बावजूद लोगों ने उस फिल्म को देखा और पसंद किया, क्योंकि उसका कथानक ऐसा था जिसमें ये इस पर जोर दिया गया था कि कैसे जो युवा हो रहे बच्चे हैं, जिनके बारे में मेडुसा जी ने कहा, वो किस तरीके से उनके अंदर जो एक जिज्ञासा होती है चीजों को लेकर के, उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए या उसका सही तरीके से मतलब उसका उत्तर देने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपके लिए जरूरी है कि आप सेक्स एजुकेशन को पाठ्यक्रम में शामिल करें, किस तरीके से ये उस फिल्म में दिखाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे समाज में इन चीजों को लेकर के अभी भी, यहाँ तक कि शहरी समाज की मैं बात कर रहा हूँ, जो शहरी मध्यवर्ग समाज है, गांवों की बात तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनके बीच भी जो है वो गालियां तो दे सकते हैं महिलाओं को लेकर के, गालियां तो खुलेआम चलती हैं। दिल्ली जैसे शहर में माँ बहन की गाली देना जो है वो तो बहुत स्वाभाविक हो गया है। आप देखिए वो कहीं भी आदमी चलते फिरते बसों में और हर जगह, और वो ऐसा नहीं है कि वो कोई सड़क छाप रोक देते हो, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो बहुत मतलब मैंने ब्यूरोक्रेट्स को भी सुना है, अमिताभ जी। हर तबके का पढ़ा लिखा आदमी जो कि आमतौर पर अदरवाइज अंग्रेजी बोलता होगा, लेकिन जब उसको गालियां देनी, जब वो गालियां देने के मूड में होता है या जब उसको गाली देनी होती है, तो हिंदी की जो चॉइसेस्ट गालियां हैं जो स्त्रियों को केंद्रित करके बनी हैं, उनका इस्तेमाल करता है। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे समाज का एक दोहरा चरित्र दिखाती हैं। मेरे ख्याल में राजनीति को इसमें पहल करनी चाहिए, और बिल्कुल इसमें की बहस को भी बहुत ज्यादा जो है बल्कि बढ़ावा मिलना चाहिए। अमिताभ जी, एक ब्रेक का समय है जी, आप बात पूरी कर लीजिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीति से ज्यादा जो लोग समाज और संस्कृति के प्रति सचेत हैं, जो उस क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो उसमें अपना काम कर रहे हैं, जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं या सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हैं, उनको कम से कम इन चीजों को सामने लाना चाहिए। जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको कम से कम इस पर जोर देना चाहिए कि हाँ ये बात जो है इसको कहा जाना चाहिए। इसको कहने के तरीके भले ही फर्क हो सकते हैं, लेकिन मैसेज जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए। सीधे चलते हैं अंशु जी के पास। अंशु जी, भारत जैसे देश में जब नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री दुनिया की हो गए, 142 करोड़, इस आबादी को भोजन, रोजगार और एक स्वस्थ समाज जीवन मिल सके, इसकी चुनौतियां बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण पर बातचीत तो होनी चाहिए, बेशक ही नीतीश के बहाने ही सही, लेकिन नीतीश जो बात कर रहे थे उसमें दम तो है। आखिर क्यों ना खुलकर बात हो? आखिर महिलाएं अगर वहां पर बैठी हो विधानसभा में तो उनका इक्वल पार्टिसिपेशन क्यों ना है? वो असहज क्यों समझने लगती हैं अपने आप को? हमें अपने आप को थोड़ा सा और ज्यादा परिपक्व तो बनाना होगा इन सभी मुद्दों पर। अंशु जी, क्या कहती हैं आपका? नीतीश कुमार ने से बात रखी वो भले ही अभद्र थी, लेकिन जो उनकी बात का मुद्दा था वो उतना ही गंभीर था। वो बात कहना क्या चाहते थे? वो ये कहना चाहते थे कि अगर लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो जो परिवार नियोजन का नियंत्रण है वो उनके अपने हाथों में होगा, वो अपने फैसले ले पाएंगी और इससे न केवल अपने शरीर अधिकार होगा बल्कि जो परिवार को लेकर जो फैसले हैं उस पर भी वो अपनी भूमिका निभा सकती हैं। और इसके लिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि लड़कियों का पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है जिसके वो अपने फैसले ले सके। अगर हम आज भी बात करें तो हमारे यहाँ तक कि पढ़े लिखे समाज में या सो कॉल्ड मेट्रो सिटीज में भी कितनी महिलाएं होती हैं जिन्हें परिवार नियोजन के तरीकों को चुनने की भी स्वतंत्रता है कि वो कौन सा तरीका चुन सकते हैं, या उनका परिवार कितना बढ़ेगा, या कितने बच्चे होंगे, या कब होंगे। क्या उनको ये पूरा अधिकार या स्वतंत्रता है? नहीं। मैं तो कहूंगी कि मेट्रो सिटीज में भी नहीं है। तो यहाँ तो हम यूपी बिहार जैसी जगहों की बात कर रहे हैं जहां पर इन सब चीजों को बिल्कुल बंद किवाड़ों के पीछे रखा जाता है। तो ये मुद्दा बहुत ही गंभीर था। मुझे लगता है अंशु जी, मुझे लगता है सिर्फ यूपी बिहार की महिलाओं की समस्या नहीं है, मुझे लगता है भारत के हर राज्य में महिलाओं की यही स्थिति है। अंशु जी, सिर्फ यूपी बिहार की महिलाओं को जी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर नेहा जी, तो मेरा ये कहना है कि मेट्रो सिटीज की पढ़ी लिखी महिलाओं को भी शायद इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वो इन उपायों को स्वतः चुन सके। अगर हम आप देखना चाहें तो जब बात आती है परिवार नियोजन की तो क्यों कहा जाता है महिलाओं को कि आप भी नसबंदी कराइए, कितने पुरुष सामने आते हैं। हर चीज जो है डिसीजन मेकिंग कहाँ पर होती है, तो ये क्या अहम सवाल नहीं है? तो बात यहाँ उठाई जा रही थी कि अगर लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी, वो अगर इंडिपेंडेंट होंगी, अगर उनके पास आर्थिक स्वतंत्रता होगी, उनके पास समझ होगी, बूझ होगी, तो वो अपने फैसले ज्यादा खुद ले पाएंगे। और नीतीश कुमार की अगर बात की जाए, बहुत अभद्र तरीके से उन्होंने
लेकिन ये मामला बहुत सीरियस था और वो इसके पीछे इंटेंट को यही बताना चाहते थे कि उन्होंने लड़कियों को स्वतंत्र बनाने के लिए या उनकी पढ़ाई के लिए किस किस तरीके से योगदान किया है। अंशु जी, क्या इसे सिर्फ एक एपिसोड माना जाए कि गलती हो गई नीतीश जी से और उन्होंने माफी भी मांग ली, सिर्फ एक एपिसोड माना जाए क्योंकि वो तो बहुत बड़े नेता हैं और इंडिया अलायंस को एक साथ लाने की सारी जो रणनीति उनकी स्वयं की है? देखिए, मैं फिर भी ये कहूंगी कि ये जो उन्होंने किया है ये बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने किया और जो उनकी स्टैचर के एक नेता से जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो बिल्कुल भी नहीं है और वो जो उनकी गरिमा या उनकी जो एक इमेज है उसके भी विपरीत। आपने देखा होगा जब वो ये बात कह रहे थे तो उनके पीछे भी जो सीट्स पे मेंबर बैठे थे वो किस तरह से हंस रहे थे या अपना मुंह झुका रहे थे या किस तरह से हंसी ठिठोली के रूप में इतनी सीरियस बात को कहा जा रहा था। भले ही आपका इंटेंट कितना बढ़िया हो, आप कितनी गंभीर उस पर बात कर रहे हो, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं और जो एक बड़ी संख्या में महिलाएं आपको वोट देती हैं और एक लोकप्रियता आपकी उनके साथ है। आपने ये कहा था कि आपने शराबबंदी की क्योंकि महिलाओं का उनसे ये कहना था कि आप प्लीज शराबबंदी कीजिए या आप महिलाओं के लिए इतनी लेकर आते हैं, आपने उनके लिए बहुत काम किया है, ये निस्संदेह बात है। लेकिन आप गरिमा, आप उनके मर्यादा का तो ख्याल आपको रखना पड़ेगा और किसी को भी रखना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री है या नहीं है, हम अपने व्यक्ति में क्या करते हैं, क्या उपाय करते हैं, ये हम पूरी दुनिया को खोल के नहीं दिखाते हैं, ये हम एक सब समाज में रहते हैं। तो वो चीज को मानते हुए सेक्स एजुकेशन को कैसे दिया जाए, आप किताब में देखिए सेक्स एजुकेशन में क्या इस तरह से बताया जाएगा कि किस तरह से हमें चीजों को करना है। वहां पर एक सीरियस वे में वो जो एक भाषा होती है, एक जो तरीका होता है, उस तरह से उसे एक्सप्लेन किया जाता है जी। तो आप हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, लेकिन हल्का मत बनाइए उसको और एक मजाक का उसको पूरा मौका बनना, उसको एक मजाक का विषय ना बनाए। अंशु जी, अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं क्योंकि आपकी भी समय की कमी है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं डॉक्टर मेदुसा आपसे समझना चाहूंगी कि हम महिलाओं की क्या भूमिका है ऐसे में जब पुरुष जो हमारे सहयोगी हैं या फिर जो जिनके साथ भी जिस अलग अलग सेक्टर्स में हम पुरुषों के साथ मिलकर काम करते हैं, विधानसभा में ही अगर वहां पर कुछ महिला विधायक मौजूद थी तो उनकी तरफ से क्या आचरण की आप अपेक्षा रखती थी कि ऐसा तो होना ही चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पूरा का पूरा जो है एक बहुत बड़ा ठीकरा नीतीश कुमार के सर पर फोड़ा जा रहा है, माफी भी अब काम नहीं आ रही है। महिलाओं की भूमिका को कैसे देखती हैं आप, किस तरह का आचरण होना चाहिए जो कि नहीं देखा जा रहा है संसद में महिलाओं की भूमिका पे, मतलब विधानसभा में? जी जी हाँ, विधानसभा वगैरह में, सदन वगैरह में मुझे लगता है कि महिलाओं की भूमिका इस मामले में ये होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि हंसी ठिठोली वाला तो वो किया ही गया था, मजाक के टोन में चीजों को, जिस बिकॉज ऑफ विच मैं बार बार कह रही हूँ कि टोनालिटी गलत थी। लेकिन टोनालिटी मेरी तरफ से अगर आप मेरा ओपिनियन पूछे तो मेरे लिए टोनालिटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था। जो मुद्दा था उस मुद्दे को उन्हीं महिलाओं को, अगर सदन में महिलाएं उठाती, मुद्दे को उठाती और बताती कि जो डेटा नीतीश जी प्रेजेंट कर रहे थे, आई थिंक ही वाज प्रेजेंटिंग द डेटा कि जनसंख्या में नियंत्रण हुआ है, बच्चों के नंबर्स में कि एक परिवार में कितने बच्चे हैं उस नंबर्स में कम हुआ है, वो डेटा, उस डेटा को दोबारा रीइंफोर्स करके जो महिला सदस्य थी सदन में, उनको डेफिनेटली उसी डेटा को रीइंफोर्स करते हुए बात को कहनी चाहिए। और जहां तक लैंग्वेज या भद्देपन की बात है, सेक्स एजुकेशन की क्लासेस में, अगर सेक्स एजुकेशन की क्लासेस में जैसे अभी अंशु जी शायद कह के गई कि वो ये तो नहीं बताते कि कैसे होता है, सेक्स एजुकेशन की क्लासेस में एग्जैक्टली यही होता है, एग्जैक्टली बताते हैं कि कैसे करना है। इनफैक्ट आई हैव बीन पार्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन क्लासेस। मैंने जब मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में थी तो मैंने फ्यू क्लासेस अटेंड भी किए थे, क्योंकि मुझे देखना था कि हिंदी में किस तरीके से इन बातों को बोला जाता है। इनफैक्ट यू वुड बी सरप्राइज दैट एक हिंदी की सेक्स एजुकेशन की क्लास में जो बातें कही जा रही थी, जो शब्द टर्मिनोलॉजी जो यूज की जा रही थी, वो कंप्लीटली अंग्रेजी की ही टर्मिनोलॉजी थी। And every single thing from wearing a condom to taking it off, every single thing is shown in a sex education class, क्योंकि बच्चा तभी तो सीखेगा, स्टूडेंट तभी सीखेगा, उसको तभी समझ में आएगा। Where exactly are they? Where else are they going to know? अगर वो किसी तरह की अश्लील पिक्चर देखकर, अगर पोर्नोग्राफिक फिल्म देखकर ये चीजें सीखने की कोशिश करता है, तो do you think that's better than the एक बच्चे को अगर सेफ एनवायरनमेंट मिले, एक टीचर की तरफ से वो इन्फॉर्मेशन मिले या अपने पेरेंट्स की तरफ से इन्फॉर्मेशन मिले? आई थिंक इसमें जो हम लोग ये लैंग्वेज को मुद्दा बनाया जा रहा है ना, वो
वो दैट इज कम्प्लीटली बेसलेस, क्योंकि हमारी भाषा है ही, हमारे पास वो भाषा है ही नहीं जिसमें आप इस तरीके से बात कर। मैं जो अमेरिकन सिंगर हैं जी, है वो लोगों की भाषा है, आम बोलचाल की भाषा है, और यही भाषा लोगों को समझ में आएगी। बिल्कुल, भाषा वो होनी चाहिए जो आपकी जनता है उस तक संदेश जो है बिना किसी लाग लपट के स्पष्ट तरीके से पहुंच सके, इसे ही जो है सही संचार कहा जाता है। अमेरिकन सिंगर का ये जो कमेंट है कि वो तो बिहार की महिलाओं का उन्होंने बहुत बड़ा अपमान कर दिया है, कैसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में खड़ा कर दिया है महिलाओं को। अमेरिकन सिंगर, अमेरिका में रहने वाली एक सिंगर जो है वो नीतीश कुमार के बयान से आहत होती नजर आती है। ये किस तरह का सपोर्ट देखते हैं आप मोदी जी के सपोर्टर्स में, और नीतीश बाबू ने ऐसा क्या कह दिया कि सिंगर इतनी भड़क गई हैं? इस पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगी आप? बिल्कुल, क्योंकि क्या है ना कि हम लोग पितृसत्तात्मक समाज है, हम सब हमें पता ही है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, हम औरत को, हम महिला को इन्फेंटलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कई रील्स में देखा है जिसमें बार बार बोलते हैं कि दिस इज द लास्ट जनरेशन वेयर आवर मदर्स विल बी इनोसेंट, हमारी माएं इनोसेंट होंगी। अब इनोसेंट का मतलब ये है कि वो दिन भर घर में काम करती है, दिन भर अपने आप को बाबू बाबू सोना बोल के काटती है, आपका खाना बनाएंगी, आपका कपड़े धोएंगी, आपका टेक केयर करेंगी, और बिना किसी कंप्लेंट के ये सारी चीजें करेंगी। घर में 10 मेहमान भी आ जाएंगे तो मुस्कुराकर उनको चाय सर्व करेंगी, खाना सर्व करेंगी, ये सारा कुछ वो करेंगी। तो इस तरीके का आपने एक इनोसेंस का वो बना रखा है जिसमें मम्मी को पता नहीं होता कि क्या चीज है, मम्मी को पता नहीं होता कि दुनिया कैसे चल रही है। दिस इज व्हाट वी डू। हम अपनी महिलाओं को इनोसेंट रखने की कोशिश करते हैं, उनकी गरिमा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उनको मजबूत बनाने की कोशिश शायद नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए उनको इनोसेंट बनाए रखना चाहते हैं। ये इंटेंशनली हो रहा है, ये समझना होगा महिलाओं को। मेदुसा जी, अब समय समाप्त हो गया, इसलिए मजबूरी है, रोकना पड़ रहा है, लेकिन ये ऐसी बहस है जिसमें घंटों बात हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आप जुड़े स्ट्रेट टॉक के साथ। और अंशु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने भी समय निकाला अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच। दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमें info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजना ना भूलें, और neha@justbroadcasting.com पर भी आप मुझे फीडबैक भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।